हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आप लोग ने अभी तक सब पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो हम बीआरएफ के अंदर कुछ टॉपिक जो है एमसीक्यू के, वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। और देखो, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो एमसीक्यू आपकी जो बुक्स है, आपके जो नोट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किए गए और जो मेरा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है पूरा, ठीक है, उसी फ्लो में उसी हिसाब से सारे एमसीक्यू आएंगे। तो आपको, जो स्टूडेंट्स मेरे एप्लीकेशन पे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, मेरी नोट्स और एमसीक्यू की जो आपको पीडीएफ है, उन सबको एक साथ कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। बाकी एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मोड पर भी करवाऊंगा थोड़ा बहुत, और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जितना शॉर्ट में हो सके उतना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी यूट्यूब चैनल है, हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, मैं ये जो आपका एमसीक्यू का पीडीएफ है, वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन, जो भी ज्वाइन है उनको मिल जाएगी, मैं वहां पर शेयर कर दूंगा विथ आंसर, ठीक है। तो जो भी आपको यूट्यूब पे मैं एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, वो एमसीक्यू की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोग का जो चैप्टर 1 और 2 है उसके एमसीक्यू, ठीक है। देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H, देखो अब एमसीक्यू आ गया है तो थोड़ी बहुत सेक्शन, जो बेसिक वाली सेक्शन है, उसको थोड़ा बहुत याद कर लो। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट मींस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो, जिसने समझा है, जिसने पढ़ा है ना, उसको पता तुरंत चल गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। क्या एवरी प्रॉमिस इज कॉन्ट्रैक्ट? नो। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन ऑफर एक्सेप्टेंस बाय द पार्टीज, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? देखो, एक सिंपल सी बात समझो, हम लोग ये सेक्शन 2H में जो है वो क्या पढ़ते हैं, मुझे बताओ। सेक्शन 2H में हम लोग क्या पढ़ते थे? उसमें हम लोग पढ़ते थे कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ अग्रीमेंट होता है, अगर वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, अगर ये वाला वर्ड नहीं होता, ठीक है, ओनली एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट को हम लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवा सकते, तो फिर वो एग्रीमेंट जो भी है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है। हम लोग ने ऐसा बेसिक से पढ़ा था। तो ये यहां पर भी आपका आंसर होगा, बी आएगा। और देखो, यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है कि सेक्शन 2H डेफिनेशन क्या बोलती है, ये रहा, देखो, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके। मतलब अगर सिर्फ एग्रीमेंट होगा तो भी काम नहीं चलेगा, उसको लीगली एनफोर्सेबल करवा सकते हैं, तब जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो, यहां पर लिखा भी है कि सिर्फ एग्रीमेंट होना, देखो, मेरली हैविंग एन एग्रीमेंट इज नॉट इनफ। सिर्फ एग्रीमेंट होना इनफ नहीं है। एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद वो लीगली एनफोर्सेबल करवा सकते हैं, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो दिखा भी है, द एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो बी लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। जो एग्रीमेंट को हम लीगली एनफोर्सेबल करवा सकते हैं, बस वही एग्रीमेंट क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बाकी कुछ नहीं बन सकता। तो यहां से आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यू घुमा फिरा के भी पूछेंगे। देखो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूं, इसका एक रीजन है कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में सीधा यही एमसीक्यू आ जाए। थोड़ा बहुत वर्डिंग को इधर उधर करके कुछ अलग तरीके से पूछ ले, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से पास तो अच्छे से हो जाओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के क्या, मैं तो आपको बोलूं ऑफर, एक्सेप्टेंस, ठीक है, सबके एसेंशियल एलिमेंट्स याद रख लो, क्योंकि वहां से एमसीक्यू डेफिनेटली डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो ऑप्शन ए है कि एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। बोलो क्या होना चाहिए एसेंशियल एलिमेंट्स में, क्या होना चाहिए। देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स में एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए और उसका एनफोर्सेबिलिटी भी होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। अभी तो डिस्कस किया, ठीक है। तो मैंने आपको हर टाइप के एमसीक्यू जो है वो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट से लेके हार्ड पॉइंट तक के सब करवा देने। फिर उसमें से अगर डायरेक्ट एमसीक्यू आ गया तो आपका बहुत अच्छा नसीब है। अगर डायरेक्ट ना भी आया ना, कुछ घुमा फिरा के भी एमसीक्यू पूछे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है,
ठीक है, चलिए। तो ये तो आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर लिया। विच सेक्शन डिफाइन, अच्छा देखो मैंने बोला ना कि कुछ सेक्शन भी आप याद कर लो, बेसिक वाले सेक्शन याद कर लो, बहुत दूर के सेक्शन नहीं, जितने याद कर सके उतना कर लो वरना चलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी सेक्शन से एमसीक्यू बहुत कम पूछेगी, लेकिन फिर भी यार एक या दो भी पूछ लिया तो फिर हम बोल नहीं सकते उनको कि भाई ये क्यों पूछा। ठीक है, तो अग्रीमेंट का क्या सेक्शन है, तो देखो यहां पर अग्रीमेंट की सेक्शन क्या होनी चाहिए, तो देखो मैं ऐसे कुछ याद करवाया था कि देखो यहां पर 2 ई आ रहा है ना, तो 2 ई आ रहा है तो उस तरीके से आप याद रख लो। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी याद रखो कि यहां पर 2 ए होता है, समझो यहां पर 2 ए होता तो उसका आंसर होता ऑफर। ऑफर 2 बी है तो प्रॉमिस भी बोल सकते हैं या तो एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं। ई मतलब अग्रीमेंट, जो मैंने बोला था यहां पर 2 ई आ रहा है और एक एक्स्ट्रा ई भी आ रहा है। ठीक है, तो समझ लो इस तरीके से कुछ, और क्या याद रखने का कुछ तो तरीका चाहिए ना। और 2H कॉन्ट्रैक्ट, 2H कॉन्ट्रैक्ट, एच वाला जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, खत्म। चल, अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, देखो एक बार प्रपोजल मतलब प्रपोजल के जगह पर अगर तुमको एग्जाम में एक चीज समझो, प्रपोजल के जगह पर अगर यहां पर प्रपोजल के जगह पर ऑफर लिखे तो भी शर्माने की जरूरत नहीं कि सर ऑफर लिख दिया आपने, प्रपोजल वाला करवाया था। ठीक है, तो यहां पर प्रपोजल लिखा है तो भी समझ लो ऑफर हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, एक ही बात है। चल, क्या आना चाहिए, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ, बोलो क्या आंसर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन है, प्रॉमिस है, लीगल ऑब्लिगेशन। तो देखो इसका आंसर आना चाहिए कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और देखो यहां पर हम लोग इसकी सेक्शन नंबर 2 बी थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, व्हेन अ पर्सन टू whom a proposal made signify his assent the proposal is said to be accepted। मतलब अगर समझो मैं किसी को कुछ ऑफर करता हूं, ठीक है, मैं किसी को कुछ ऑफर कर रहा हूं और वो आदमी ने अपना मेरा जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने उसको जो ऑफर किया उसने उसका एसेंट दे दिया कि भाई हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, द प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब जो आपने जो प्रपोजल रखा, ऑफर रखा, वो एक्सेप्ट हो गया तो क्या हो गया, वो प्रॉमिस बन गया। तो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, तो ये आपका वर्ड था। मैंने ना आप लोग को जो जो पढ़ाया था ना, हर एक लाइन हर एक टॉपिक से एमसीक्यू बनाया। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप सब कुछ पढ़ सकते हो यहां से। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऐसे एमसीक्यू आपको बहुत काम आएंगे। ऐसा नहीं बोल रहा एग्जाम में पूछ ले सीधा सीधा, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से आपको एक दो चीज ज्यादा ही सीखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट को हमें अच्छे से फॉर्मेट करना है तो मतलब उसका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, तो पहला है ऑफर प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट, ओके। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, ओके। एक्सेप्टेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस ऑफर इक्वल टू एग्रीमेंट। अब क्या होना चाहिए, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा सर कि ऑफर किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों हो गया तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो ये हो गया। एक बात समझो, देखो मैं आपको समझाता हूं, शायद नीचे एक्सप्लेन भी किया है, यहां पर नहीं लिखा, देखो मैं बताता हूं। समझो एक ऑफर है, उस ऑफर को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ये दोनों होने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों होने के बाद क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। और अग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सिबिलिटी लग जाती, क्या लग जाती, एनफोर्सिबिलिटी, तो अग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी लग जाने के बाद, ठीक है, तो ये लग जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सेक्शन 2H।
ऑफर टू ए, एक्सेप्टेंस हो गया मतलब बी, अग्रीमेंट हो गया टू ई, एनफोर्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस लीगल एलिमेंट्स मतलब समझो जो आप बोलते हो ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने मतलब एलिमेंट्स मतलब क्या बोलते थे उसको, एक सेकेंड, जहां पर आया था, चलो आगे आएगा। ओके ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा भी है कि एन अग्रीमेंट इज फॉर्मेड व्हेन वन पार्टी मेक एन ऑफर, मतलब एक पार्टी ने ऑफर किया, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, अदर पार्टी जो है उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ऑफर किया, एक्सेप्ट किया, तो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। और वो अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है, तो उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ याद आ गया, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जो भी उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सारे अगर फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो एग्रीमेंट जो भी है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलो भाई चलो खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कौन सा सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट है भाई, ध्यान देना, हाँ गलती मत पढ़ना, मैंने इसीलिए नॉट को है ना कैपिटल रखा क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, वो सफिशिएंट पढ़ लेते हैं अगर स्मॉल अक्षरों से लिखा होता है ना। तो बताओ चलो क्या आंसर आना चाहिए इसका, बोलो। एग्रीमेंट, लीगल एनफोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट विद विदाउट लीगल एनफोर्स, देखो यार सिंपल सी बात है, नॉट सफिशिएंट क्या जरूरी नहीं है, अग्रीमेंट विदाउट लीगल एनफोर्सिबिलिटी, अगर कोई अग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी ही नहीं होती है, अभी तो हमने पढ़ा, अभी तो पढ़ा कि एग्रीमेंट का एनफोर्सिबिलिटी होती है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो अगर कोई अग्रीमेंट है, ठीक है, उसका कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, यहां पर लिखो लिखा है विदाउट लीगल एनफोर्सिबिलिटी, तो फिर उसका मतलब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी आपके पॉइंट्स है वो सारे फॉलो होने चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है, कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है ना, तभी कोई एग्रीमेंट क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इसकी बहुत जरूरत है, अगर ये नहीं होता तो कुछ काम का नहीं है, एग्रीमेंट कुछ काम का नहीं है। चलो ये बताओ कॉन्सेस एड इडम, ये वर्ड जो है वो आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, और अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो मैंने तो आपको समझाया भी है, ठीक है, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। कंसेस एड इडम का मतलब क्या हो जाता है कि जब मैं कोई चीज का ऑफर करता हूं तो मैंने जो भी बात रखी सामने वाले को मेरी, ठीक है, वो सामने वाले को एज इट इज वैसी समझ में आ गई जैसे मैंने उसको बोला। जैसे एक एग्जांपल तौर पे बताऊं कि मेरे पास दो कार है, एक रेड वाली कार है, एक दूसरी ब्लू वाली कार है, मैंने कोई कार बेचने का ऑफर रखा किसी को, तो मैंने रेड वाली कार बेचने का ऑफर रखा था, लेकिन मैंने ऑफर क्लियर बोला नहीं था कि मैं रेड वाली कार बेचना चाहता हूं, मेरा इंटेंशन है रेड वाली कार बेचने का, लेकिन सामने वाले का इंटेंशन ये था कि ये मेरे को ब्लू वाली कार बेचना चाहता है, तो उसने समझ लिया ब्लू वाली कार, मैंने जो ऑफर किया था वो रेड वाली कार के लिए किया था। अब यहां पर दोनों व्यक्ति का जो माइंड है ना वो एक एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो रहा है, तो यहां पर बात वही हो रहा है कि हाँ आइडेंटिटी ऑफ माइंड, मतलब दोनों ने जो बात अपनी अपनी बोली, ठीक है, जैसे मैंने कोई ऑफर रखा, सामने वाले ने वो ऑफर को एज इट इज समझ के सेम तरीके से अप्लाई कर दिया, जैसे मैं बताऊं, देखो यहां पर समझो, ये रहा, आया बी वाला आंसर, ओके। तो कॉन्सिडरम मींस द पार्टी एग्री, देखो आया ना, पार्टी एग्री टू द थिंग्स सेम थिंग्स सेम थिंग्स, मैंने सोचा कि मेरी ए वाली कार बेचनी है और मेरे पास बी वाली कार भी है, तो अगर जो आदमी को मैंने कार बेचने का ऑफर किया उसने सोचा मुझे ए वाली कार बेचनी है, इसने सोचा कि सर बी वाली कार बेचना चाहते, तो इसने कुछ अलग सोचा, मैंने कुछ अलग ऑफर किया, दोनों का माइंड जो है वो एक बात पे अग्री नहीं हो रहा है ना, एक बात पे अग्री नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर वही बात बोली, तो इसी चीज को हम कॉन्सेंस एड इडम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ उसी बात पे एक एमसीक्यू और जो भी हमने पढ़ा ना, उसी बात पे एक एमसीक्यू है, अब चेक करो, देखो
मैंने बोला ना आपको बहुत अच्छे से एमसीक्यू सेट करके दिए है मैंने। चलो, अ ओनर ऑफ द टू कार, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जिसमें BMW है और मर्सिडीज है। ए इंटेंट टू सेल BMW, ए का इंटेंशन ये था कि मैं BMW वाली कार बेचना चाहता हूं, और बी ने क्या सोचा, बी ने क्या सोचा कि वो मर्सिडीज कार के लिए बोल रहा है। तो यहां पर दोनों का जो माइंड है, क्या एक पॉइंट पे एग्री कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? सोचो, क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एब्सेंस ऑफ कॉन्सिस एड एडम। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो अभी हमने पढ़ा। देखो मैंने एमसीक्यू बहुत अच्छे से सेट किया है, ठीक है, आपको मजा आएगी पढ़ने में। चलो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, कौन सा करेक्ट है? देखो ये वाला जो है ना, यहां पर एक बात समझना, यहां पर करेक्ट इनकरेक्ट ये वाला पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। तो बताओ क्या करेक्ट है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, बता सकते हो? चलो, क्या आना चाहिए? ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जैक्टली द सेम। ये तो बात सरासर गलत है, गलत है। नो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ओके, नो, ये ऐसा तो कुछ होता नहीं। ऐसा क्या होता है? ऐसा कभी पढ़ा? एमलो पढ़ा होगा तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं। अब बात तो देखो ए और बी में से रह गई। तो ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? तो नहीं बन सकते, क्योंकि जो अग्रीमेंट का लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। याद करो, मैंने इससे पहले वाले कुछ टाइम पहले ही समझा दिया, कुछ पहले एमसीक्यू में ही समझा दिया। तो जो अग्रीमेंट का लीगली एनफोर्सिबिलिटी नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा बेटा। तो ये वाला चीज भी सरासर गलत है। तो आंसर इज बी, यस सर। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अग्रीमेंट होता है, और वो अग्रीमेंट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल होता है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। चलो, ये आपका आंसर ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, ठीक है, पढ़ लेना। मैंने यहां पर लिखा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, लेकिन ऑल अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने यहां पर बता दिया। चलो आगे बढ़। विच इज वाइडर टर्म। अच्छा देखो, ऐसा एमसीक्यू जब आता है ना, तो आपको थोड़ा सा समझ समझ के एमलो पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समझ समझ के एमलो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड की बात हो जाती है। कौन सा वाइडर टर्म है? क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या अग्रीमेंट, क्या प्रॉमिस, क्या कंसिडरेशन? तो देखो अब यहां पर इसका जो आंसर है वो अग्रीमेंट आएगा, बिकॉज समझो वाइडर टर्म बोला है कि अगर कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, मतलब कोई चीज अग्रीमेंट ही नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है? नहीं बन सकती। इसीलिए तो देखो हम लोग ने यहां पर क्या पढ़ा था, अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा ना, क्या पढ़ा? ये रहा, यहां पर क्या पढ़ा? पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट बना। और अगर अग्रीमेंट ही नहीं होता, समझो क्वेश्चन में अग्रीमेंट ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसी बात को बोल के क्वेश्चन पूछा है। कहां गया क्वेश्चन? हाँ, कि कौन सा वाइडर टर्म है? तो कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनेगा ना जब अग्रीमेंट हो, तो अग्रीमेंट पे डिपेंड है सब कुछ, ठीक है। चलो, तो देखो यहां पर लिखा है अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म बिकॉज, अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म बिकॉज, क्या रीजन है? बिकॉज इंक्लूड अग्रीमेंट that may not be legally enforceable and include the certain social and domestic agreement. Okay, मतलब जो अग्रीमेंट है ना वो क्या है कि वो लीगल एनफोर्सेबल होना चाहिए, जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं। और कुछ अग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं। जैसे समझो कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया, तो ये भी एक टाइप का अग्रीमेंट है। मैंने अगर किसी स्टूडेंट्स को बोला कि चल तू पास हो जाएगा तो मैं तेरे को पार्टी दूंगा, ये भी एक टाइप का अग्रीमेंट है। लेकिन ये सारे अग्रीमेंट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है? सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। और यहां पर
जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वो थोड़ा नैरो टर्म है, अग्रीमेंट जो है वो वाइडर टर्म था, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा नैरो टर्म है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली लीगल एनफोर्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें सिर्फ लीगल एनफोर्सिबिलिटी ही इंक्लूड है, किसकी, अग्रीमेंट। तो यहां पर भी अग्रीमेंट तो आ गया, क्योंकि अग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। चलो भाई चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज लीगल एनफोर्सेबल, ओके, कौन सा लीगल एनफोर्सेबल है, अग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक प्रॉमिस, क्या इसमें आंसर आना चाहिए बताओ। देखो क्या बोला, लीगली एनफोर्सेबल, तो लीगली एनफोर्सेबल मतलब क्या है, पहली बात हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, ओके। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अग्रीमेंट लीगल एनफोर्सेबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आंसर तो गलत होगा। सोशल एग्रीमेंट जो होता है, सोशल एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर लीगली एनफोर्सेबल बोला है, तो सोशल एग्रीमेंट जो है वो कभी एनफोर्सेबल बाय लॉ होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि एक लड़के को कि तू पास हो जाए ना तो तेरे को पार्टी दूंगा, तू जहां बोले वहां, अब वो पास हो गया, बोले कि सर पार्टी दो, मैंने नहीं दिया, मेरे पे केस कर सकता है, नहीं, क्यों, वो सोशल एग्रीमेंट था, ठीक है। सोशल डोमेस्टिक प्रॉमिस भी नहीं चलेगा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रॉमिस मतलब वही हो गया कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं तेरे को हर महीने कुछ 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है, पॉकेट मनी के तौर पे, या तो फिर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था, ठीक है, उसकी बर्थडे पे, अब वो नहीं दे रहा है तो वो तो गया काम से, लेकिन क्या उसकी वाइफ उसके ऊपर केस कर सकती है कि इसने मेरे को प्रॉमिस किया था मेरी बर्थडे पे गिफ्ट देने का, लेकिन नहीं दे रहा है, तो यहां पर ये जो चीज है वो डोमेस्टिक प्रॉमिस हो गया, तो वो भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, और अग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, तो अरे सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो यहां पर ठीक है। तो देखो एमलो में इसी चीज का बात है कि थोड़ा सा समझ समझ के पढ़ोगे तो एमसीक्यू इजी लग जाएंगे, अगर आपने डिटेल क्वेश्चन जब पढ़ा था तब अच्छे से समझा होगा तो सीधी बात है वो क्वेश्चन में भी हेल्प होगा और एमसीक्यू में भी ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो ये तो अभी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर, ब्रीच मतलब तोड़ देना, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं तोड़ दे रहा हूं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल नहीं कर रहा हूं, पूरा नहीं कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, या तो मैं तोड़ रहा हूं तो सामने वाला, तो इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द इंजर्ड पार्टी में जनरली, ओके, इंजर्ड पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, मतलब समझो मैंने किसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ दिया, अब वो सामने वाला पार्टी जो है जिसको मेरे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से नुकसान हुआ तो वो मेरे पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है, क्या कर सकता है, चलिए देखते हैं क्या कर सकता है। तो क्लेम द डैमेज, क्या वो मेरे से डैमेज क्लेम कर सकता है, इग्नोर द ब्रीच ओनली, क्या वो ब्रीच इग्नोर कर सकता है, नेवर अप्रोच द कोर्ट, ओके, और कैंसल एवरी एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली। तो देखो यार ये बाकी की चीजें है ना वो मेरे को बेमतलब की लग रही है, अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है ना तो सामने वाली पार्टी जो है वो उसके ऊपर डैमेजेस क्लेम करती है, क्या क्लेम करती है, डैमेजेस, तो बेटा डैमेजेस क्लेम करती है, तो क्लेम द डैमेजेस, ओके। तो देखो वही लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि मैंने जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना अब मेरे को कंपलसरी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता हूं, तो इफ वन पार्टी, अगर कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, लीगल रेमेडीज क्लेम कर सकती है, और इसके लिए अलग से चैप्टर है पीछे, इंक्लूडिंग डैमेज एज स्टेटेड इन द चैप्टर, अब आगे चैप्टर पढ़ेंगे डैमेजेस के ऊपर अलग से चैप्टर है, नॉमिनल डैमेज, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डैमेज आने वाले, तो डैमेज के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक है, हम उसके भी एमसीक्यू करेंगे, ये तो जस्ट आपके सिर्फ और सिर्फ पहले 2 चैप्टर के एमसीक्यू है, ऐसा समझो,
और देखो यहाँ पर मैं एमसीक्यू चला रहा हूँ ना, उसके साथ साथ आपका पढ़ाई भी होता जाएगा। अब अगर देखो मेरे एमसीक्यू पढ़ते जाओ और अपनी जो नोट्स है जो मैंने आपको पेड कोर्स में देख के रखी है उसको भी देखते जाओ, हर चीज वापस रिवीजन होता जाएगा। तो मैं लेक्चर भी इसी तरीके से आपको दे रहा हूँ कि ताकि आप एमसीक्यू भी देखो ना तो आपका वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन भी रिवाइज होता जाए। चलो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद, ओके, ये जो सेक्शन 10 जो है ना वो हम लोग ने चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो सेक्शन 10 जो है ना वो क्या है, तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को मुझे वैलिड करना है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट को मुझे वैलिड करना है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कंपलसरी होने चाहिए वो सब चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, सेक्शन 10। चलो ठीक है, अच्छा ओके, एक हाँ हो गया, एक 14 क्वेश्चन यहाँ पर ही आ गया है, तो यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स, ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर लिखा है नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स, ओके, इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, ओके, मेंशन इन द चैप्टर फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, बताओ क्या आंसर आना चाहिए, जरा सोच समझ के आंसर देना बेटा, ओके, बोलो क्या आंसर आना चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, या फ्रेंडशिप बिटवीन द पार्टीज। ओके, देखो यहां पर पहली बात ध्यान रखना, नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स बोला है, तो ये तो एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है बिकॉज नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, ठीक है, क्योंकि जब दो व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट इज नेसेसरी कि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो, नहीं ना, तो फिर तो फ्रेंडशिप बिटवीन द पार्टी इज नॉट नेसेसरी, फ्रेंडशिप बिटवीन द पार्टी इज नॉट नेसेसरी, बट एज पर द सेक्शन 10 फ्री कंसेंट ओके जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो, बिकॉज इसके बिना तो आप कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते एक एग्रीमेंट को। जैसे समझो एक आदमी ने अग्रीमेंट किया, लेकिन वो अग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो जो सामने वाले का जो कंसेंट है ना, वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था, तो सिंपल सी बात है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज यहां पर एक एसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग हो गया, फ्री कंसेंट वाला। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था भाई। भाई देखो मैं सब कुछ तो इस एमसीक्यू में नहीं समझा सकता, लेकिन जितना हो सके मैंने एमसीक्यू कवर किया है उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन डिटेल कोर्स मैंने आपको दे रखा है तो वो भी देखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एमसीक्यू देख के चले जाओगे तो भाई उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स आएंगे, बाकी के कहाँ से लाओगे, वो भी तो लाना है। वही सारा है, वही सारा है, ओके। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया ना, हाँ नेक्स्ट, फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी, अच्छा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस क्या मस्ट बी, क्या होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, या फिर डिफरेंट फ्रॉम द ऑफर, बोलो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। देखो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। ये आप अगर आप देखोगे ना तो एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स में है। अगर आप, मैंने बोला ना ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रॉमिस, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ये सबके जो है ना एसेंशियल एलिमेंट्स अच्छे से कर लो, यहां से एक आधा एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट या तो अनकंडीशनल होना चाहिए। देखो कंडीशनल एक्सेप्टेंस तो आंसर ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनसर्टेन, अगर कोई अनसर्टेन है, कोई दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो अनसर्टेन है, ठीक है, तो वो भी कोई काम का नहीं। तो यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, ओके। देखो वही आंसर है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस इंट्रोड्यूस द चेंज और कंडीशन, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, ओके। वैसे बहुत कुछ डिटेल में पढ़ लिया है,
अभी एमसीक्यू पे फोकस होगा आप लोग का भी, मुझे भी पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो एमसीक्यू पे ही फोकस करते हैं, सीधा ए बी सी डी पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बीआरएफ के अंदर देखते हो ना तो टोटल 21 चैप्टर है, और 21 चैप्टर को अगर आप देखो ना उसमें से 2-3 चैप्टर अगर हटा भी दो ना, नहीं पढ़ना हो तो हटा दो, तो भी अगर आप देखो ना तो मैक्सिमम 18-17 चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा। तो उसमें से अगर एक चैप्टर से अगर 10-20 एमसीक्यू भी बना दिया ना तो 170 एमसीक्यू बनते हैं। और फिर 10-20 एमसीक्यू अच्छे भी नहीं लगेंगे ना, क्योंकि यार एक तो चैप्टर के अंदर कंटेंट देखो, हर चीज हर लाइन से एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, ऑफर टू सेल अ लैपटॉप टू बी ए ऑफर, सॉरी ए है, ये ए है, ए ऑफर करता है लैपटॉप किसको बेचना है, बी को, फॉर द 40,000। ओके, ए ने ऑफर किया कि भाई मेरे को लैपटॉप बेचना है 40,000, ठीक है। बी एग्री टू बाई फॉर द 40,000 विदाउट एनी कंडीशन। ओके, बी ने वो एग्री कर दिया विदाउट एनी कंडीशन, कि भाई कोई कंडीशन भी नहीं रखा, मतलब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। क्या हो गया, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया, जैसे हमने अभी पढ़ा ना यहां पर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस कौन सा होना चाहिए, अनकंडीशनल, और एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो यहां पर वैसा ही तो हो रहा है, कुछ सेम एग्जांपल है कि एक्सेप्टेंस हो रहा है लेकिन अनकंडीशनल हो रहा है ना, विदाउट एनी कंडीशन। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस क्या हो गया, वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके, वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ वही हो रहा है, ठीक है। लिखा भी है ए मेड अ क्लियर ऑफर। ओके, ए ने क्लियर ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट भी अच्छे से किया, और सेम प्राइस पे एक्सेप्ट किया, जिसने जिसने उसने 40,000 बोला, इसने भी 40,000 पे एक्सेप्ट किया था, विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन भी नहीं रखी थी उसने, जब एक्सेप्ट किया तब उसने कोई कंडीशन नहीं रखी थी। देयरफॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफर एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आर सेटिस्फाइड। ऑफर का और एक्सेप्टेंस का जो पूरा फॉर्मेलिटी थी वो सब अच्छे से सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फ्री कंसेंट पे आते हैं। और फ्री कंसेंट पे अब ये वाला एमसीक्यू क्या है, द कंसेंट मीन्स एग्रीइंग अपॉन different things in a different sense, same things in the same sense, okay, different things in same sense and any object regardless of the intention। ओके, बताओ क्या होना चाहिए, अगर आपने अच्छे से इसका डेफिनेशन पढ़ा है, इसका मीनिंग पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसेंट हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि भाई मैंने किसी को कुछ ऑफर किया और मैंने उसके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई भी दबाव नहीं डाला, और उसने उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लिया। द सेम थिंग्स इन सेम सेंस, ठीक है, आपने सेम बातें सेम सेंस में उससे एक्सेप्ट करवा दी, तो वो कंसेंट क्या हो जाएगा, एग्रीइंग हो जाएगा, मतलब वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, देखो अभी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, वर्डिंग मेन सब कुछ एमसीक्यू में वर्डिंग पे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, देखो वापस लिखा है, नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ द कंसेंट। ओके, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कंसेंट को इफेक्ट नहीं करती ना, हाँ कंसेंट को इफेक्ट नहीं करती। ओके, कोर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ओके, बताओ क्या आना चाहिए आंसर। देखो एक सिंपल सी बात है, यहां पर कंसेंट को तो ये वाली बात जो है ना, कोर्शन मतलब किसी को धमकी देना, वो तो इफेक्ट करती है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर नॉट अफेक्टेड लिखा। फ्रॉड, अगर किसी के साथ फ्रॉड करके उसको अपनी बातें मनवाना या अपने से कॉन्ट्रैक्ट करवाना फ्रॉड करके, तो वो भी कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, तो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, तो ये भी गलत बात। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी गलत बात है, ठीक है। तो यहां पर आंसर सिर्फ डी ही बचता है, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सेप्टेंस मतलब वही बोला जो क्वेश्चन में पूछा। और यहां पर जो कंसेंट फ्री कब माना, नॉट अ फ्री, अगर किसी का कंसेंट हम ले रहे, ठीक है, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, उसका कंसेंट ले रहे, तो उस कंसेंट को या तो इस तरीके से नहीं लिया होना चाहिए, वो कंसेंट को इस तरीके से नहीं लिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार बातें याद रख, चार नहीं सॉरी 5 बातें याद रख लो, ठीक है। धमकी नहीं देना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए या मिस्टेक से नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और ये सब चीज हम लोग आगे चल के जब इसका स्पेशल अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ये फ्री कंसेंट जो है ना, ये जो फ्री कंसेंट का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसके एमसीक्यू अलग से पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग ने इसका चैप्टर भी पढ़ा है तो आपको पता ही है। इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन थ्रू द क्वेश्चन, देखो वापस वही आ गया, मतलब किसी को धमकी दिया, धमकी है ना, डराया धमकाया किसी को, मतलब बोला कि भाई तू ये नहीं करेगा तो तू गया, मैं तेरे को मार डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे मतलब किसी को धमकी देना। द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वैलिड, क्या वो वैलिड है? नहीं भाई, वैलिड तो नहीं होना चाहिए। voidable at the option of the aggrieving party, always illegal, automatically a crime, criminal conduct। ओके, देखो भाई क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर बचा दो, तो अगर मैं किसी को धमकी देके उससे मेरी बात मनवा लेता हूं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा? तो ना सर, इलीगल तो नहीं हो जाएगा, ऑलवेज इलीगल नहीं होगा, यहां पर ऑलवेज इलीगल। तो वॉइडेबल हो सकता है, क्या हो सकता है? वॉइडेबल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीवेट पार्टी, मतलब जिस पार्टी के साथ मैंने जोर जबरदस्ती की, जिस पार्टी के साथ मैंने धमकी, जिस पार्टी को मैंने धमकी दिया और उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो पार्टी चाहे तो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है, उसको वॉइडेबल बना सकती है, ठीक है। या तो अगर उसकी इच्छा है कि भाई चलने दो, कॉन्ट्रैक्ट जैसा चल रहा है तो चलने देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीवेड पार्टी, ठीक है। और ये पढ़ लेना आपके लिए, मतलब मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन लिखे ये। अ थ्रेटन टू सूट बी, ओके, ए ने बी को सूट करने का क्या बोला? मैं तेरे को मार डालूंगा, ठीक है, ऐसा बोला, देखो सूट करने का, ठीक है। इफ बी डजंट लेंड हिम 2000, ओके भाई सीरियस बात हो गई है। तो बी एग्री बिकॉज ऑफ फियर, ओके, बी एग्री हो गया बिकॉज ऑफ फियर, वो डर गया बेचारा, ठीक है। तो क्या ये कंसेंट जो है वो फ्रॉड माना जाएगा, मिस्टेक माना जाएगा, क्वेश्चन माना जाएगा, या मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा? भाई बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, ये क्वेश्चन माना जाएगा। धमकी दे रहा है ना भाई, शूट करने की धमकी दे रहा है भाई, धमकी दे रहा है, ओके, बहुत सिंपल है ये। अगर एमसीक्यू नहीं आ रहा है ना भाई तो समझ लो भाई तुमने ये वाला पूरा टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं, ये बहुत सिंपल है, ओके। तो आज हम लोग 20 एमसीक्यू रखते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय और टेक केयर। और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय, टेक केयर।